हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यामी। मैं हूं योगेश सिन्हा और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वथनांक, जिसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, द्रव और वाष्पन के बारे में पढ़ा था। तो उसी द्रव में हमें क्वथनांक के बारे में भी जानना है कि क्वथनांक होता क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे वे में समझेंगे कि ऐसा समझाऊंगा कि आप भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या है। पहले तो डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन है कि जब किसी द्रव का वाष्प दाब बढ़कर, जो द्रव है उसको जब गर्म करेंगे तो उसमें से जो वाष्प निकलेगा उस द्रव का, उसका वाष्प दाब बढ़कर वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। मतलब कि जो हमारे वातावरण में जो वायुमंडल का दाब है उस दाब के बराबर हो जाता है। किसका दाब? इस द्रव का जो वाष्प दाब है उस द्रव के बराबर। ठीक है, उसके वाष्प के बराबर। ओके, तो हो जाता है। तो द्रव उबलने लगता है। द्रव क्या होता है? उबलने लगता है। जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उस ताप को क्या बोलेंगे? उसी ताप को हम बोलते हैं उस द्रव का क्वथनांक। उसी ताप को हम बोलते हैं उस द्रव का क्वथनांक। और जो ये प्रक्रिया हुई, ये जो सारा प्रोसेस हुआ, ये जो पूरा क्रिया हुई, इस क्रिया को हम बोलेंगे क्या? क्वथन। और क्वथन को हम बोलते हैं क्या? एक और नाम है उबलना। अच्छा, ये डिफिनेशन हुआ। अब मैं इसको समझाता हूं अच्छे वे में कि इसको हम कैसे समझें कि ये क्वथनांक क्या होता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल क्या है? सपोज एक बर्तन है, उस बर्तन में पानी रखा हुआ है और आपको पता है कि पानी में बहुत सारे अंदर कण होंगे। तो ये जो कण हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि अब हम इसको गर्म करते हैं, यानी कि टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर सपोज कि हमने कोई भी एक टेम्परेचर दिया। चलिए मान लेते हैं कि हमने इसको दिया, कितना दिया हमने? 100 डिग्री सी। तो हमने ये जो तापमान दिया वो कितना दिया? 100 डिग्री सी। और ये जो हमारा कण है वो किसका कण है? पानी का। इसमें जो हमने डाला है बर्तन में, वो क्या डाला है? पानी डाला है। अब क्या होने वाला है? तो अब ये बताओ आप कि ये जो पूरा इस बीकर के, यानी कि इस बर्तन के बाहर, ये क्या है? यहाँ पे वायुमंडल है। यहाँ पे क्या है? वायुमंडल है। अच्छा, वायुमंडल है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वायुमंडल हम पे क्या डालती है? दबाव डालती है। यानी कि वायुमंडल का अपना प्रेशर होगा, जो कि कितना होता है बताओ आप? जो कि होता है 1 atm। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो 1 atm का प्रेशर है वो हमारे धरती पे हर जगह लग रहा है। ठीक है, ठीक है। तो उसी तरीके से इस बर्तन पे, यानी कि इस पानी पे, ऊपर से वायुमंडल से नीचे की ओर, यानी कि पानी की ओर, पानी पे कितना दाब लग रहा है? 1 एटीएम का। तो जो वायुमंडल दाब हुआ वो कितना हुआ? ये वाला वायुमंडल दाब हुआ। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है इसको तापमान दे रहे हैं। आप ध्यान से देखना कि मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूं। यहाँ पे जब ताप देंगे तो सबसे पहले जो कण होंगे वो कौन सा गर्म होगा? बताओ आप। सबसे पहले कण वही वाले गर्म होंगे जो सबसे ताप के नजदीक होंगे। यानी कि ये वाले जो नीचे वाले कण हैं पानी के, वो सबसे पहले गर्म होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले गर्म हुआ। अब बताओ सर, अब क्या? तो ये जो कण होंगे उसका, ये पूरे जो कण होंगे उसका पूरा जो भी घनत्व हो, पानी का जो भी घनत्व हो, तो सपोज मान लेते हैं कि कोई भी घनत्व है, डेंसिटी जिसको बोलते हैं, मान लो कि डी है। तो पूरा का घनत्व सेम है पानी का। तो उस पानी का पूरा घनत्व कितना है? डी है। यानी कि हर एक घनत्व का कितना है? डी है। मतलब मान लो, अब क्या होगा कि जब हम इसे गर्म करेंगे तो गर्म करने पे ये ताप को ग्रहण करेगा, यानी इसके टेम्परेचर को ग्रहण करेगा। जब टेम्परेचर को ग्रहण करेगा, रिसीव करेगा, तो ये जो होगा ये बहुत ही उत्तेजित हो जाएगा कहीं और जाने के लिए। इसका मतलब कि वो वाइब्रेट करने लगेगा, कंपन करने लगेगा। और आपको पता है कि सारे कणों के बीच में कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। ठीक है, कौन सा बल लगता है? आकर्षण आकर्षण बल लगता है। आपको ये पता है। अब ये जो बल है ये सारे जो भी कण है इसमें, वो सारे को पकड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि इसको जब गर्म कर रहे हैं तो ये ताप इतना ज्यादा ग्रहण कर रहा है कि अब इस बल को, इस आकर्षण बल को कमजोर कर देगा और उससे ज्यादा बलवान कौन हो जाएगा? वो ऊर्जा हो जाएगी जो ऊर्जा उसने इस ताप से ग्रहण किया।
अब ग्रहण कर लिया तो आपको पता है कि सबसे पहले जल्दी ताप कौन सा ग्रहण करेगा, जो ताप के सबसे नजदीक होगा, ना कि ये सबसे ताप से दूर है, यानी कि इसका कण सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम में गर्म होगा। तो सबसे पहले ये गर्म होगा। तो अब बताइए कि आकर्षण बल जब टूट जाएगा इसका, क्योंकि इसने ऊर्जा बहुत ज्यादा ग्रहण कर लिया, तो अब क्या होगा, अब ये कण जो है ये ऊपर की ओर जाएंगे। ये ऊपर की ओर क्यों जाएंगे, ऊपर की ओर इसलिए जाएंगे क्योंकि इसका जो भी घनत्व था डी, उसका घनत्व अब उससे कम हो जाएगा। आप देखते हैं कि कभी भी ठंडा के दिन में कोई भी चीज होता है, वो मतलब सपोज वायु ले लीजिए आप, तो ठंडा के दिनों में जो वायु होता है उसमें पानी भी होता है, यानी कि जल वाष्प भी होता है, जल भी होता है, यानी जिसको हम कुहासा बोलते हैं। ठीक है, तो कुहासे में जो है वो हवा में पानी का मिलावट होता है, यानी कि ठंडे के दिनों में घनत्व ज्यादा होता है वायु का, और गर्मी के दिनों में वायु का घनत्व कम होता है। उसी तरीके से जब इसमें हम गर्म करेंगे, यानी कि गर्मी के दिन आप समझ लीजिए, तो गर्म जब करेंगे तो इसका घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा। अब आप बताओ कि जिसका घनत्व हल्का हो गया इस सारे कणों से, क्योंकि ये कण गर्म हो गया और ये कण अभी गर्म नहीं हुआ है, ये सारे कण अभी गर्म नहीं हुए हैं, तो ये कण जो हल्का घनत्व का है ये जाएगा ऊपर, और जो भारी घनत्व का है, जो भारी था, जो एटम अभी गर्म नहीं हुआ है, जो कण अभी गर्म नहीं हुए हैं, वो भारी होने के कारण कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। सो ये सारे जो ऊपर वाले कण हैं ये नीचे आएंगे, और जो नीचे वाले कण हैं ये ऊर्जा पाकर उत्तेजित होकर किधर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर। और ये क्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसके सारे कण जो हैं वो क्या ना हो जाए, गर्म ना हो जाए। ठीक है, जब ये कण पूरे, जो ये नीचे वाले कण हैं ये ऊपर जाएंगे तो भारी वाला नीचे आएगा, फिर वो भी गर्म हो जाएंगे, और गर्म होने के बाद फिर वो भी ऊपर जाएंगे, तो फिर ये वाला नीचे आएगा, और इस तरीके से तब तक वो क्रिया चलता रहेगा जब तक कि सारे उस पानी का कण जो है, यानी कि पूरा पानी जो है, पूरा वाटर जो है वो गर्म ना हो जाए। जैसे ही वो पूरा वाटर गर्म हो जाता है फिर क्या होगा, आप देखो, तो जो फिर आप ये पूरा जो पानी है ये इस ताप के कारण 100 डिग्री सी के कारण पूरा पानी अब गर्म हो गया। गर्म होने के बाद अब एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये धीरे धीरे वाष्प के रूप में निकलने लगेगा, क्योंकि ये पूरा कण जो है वो उत्तेजित हो जाएंगे ऊर्जा पाकर, और आकर्षण बल को तोड़ देंगे। आकर्षण बल को तोड़ने के बाद ये कण जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और ये हवा की ओर चलना प्रारंभ कर देंगे। इसका मतलब कि ये किस रूप में जाएगा, ये गैस के रूप में, यानी कि वाष्प, गैस या वाष्प उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाष्प के रूप में ये द्रव जो है परिवर्तित होना शुरू कर देगा। लेकिन ये वाष्प के रूप में जब परिवर्तित किया तो फिर ये जो वाष्प दाब, यानी कि ये जो वाष्प है इसका भी तो दाब होगा। सपोज कि अगर आप इसमें ढक्कन लगा दो तो क्या वो ढक्कन महसूस नहीं करेगा कि उसके उस ढक्कन पे दाब लग रहा है उस वेपर के कारण, यानी कि वाष्प के कारण? बिल्कुल। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये पूरा जो कण है, ये पूरा कण के कारण जो वाष्प बनते जा रहा है वो इस वाले वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर से बोलता हूं, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये पूरा गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद ये वाष्प जब बन रहा है तो इसका एक अपना दाब होगा वाष्प का। तो ये जो वाष्प दाब है, इस पानी का जो वाष्प का दाब है, ये वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाएगा। यानी जितना प्रेशर ये एटीएम 1 एटीएम नीचे की ओर लगा रहा है पानी में, उतना ही दाब उस वाष्प का हो जाएगा, उस पानी का हो जाएगा। तो अब क्या होगा, तो जैसे ही ये दाब वायुमंडल के बराबर, ये वाष्प का दाब बराबर होगा, तो फिर ये पानी उबलना शुरू करेगा। जैसा कि आप देखते हैं कि जब आप पानी गर्म करते हैं तो पहले बिल्कुल धीरे धीरे पूरा पानी गर्म होता है, और गर्म होने के बाद फिर वो बूंदा बूंदा आपको दिखता है। वो जो बूंद बूंद होता है वही धीरे धीरे आगे जाके वो उबलना शुरू करता है। तो वो कब शुरू करता है, जब क्या हो, उसका वाष्प दाब वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है। तो ये कुछ हुआ मैंने, तो ये आपका मतलब हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, जब किसी द्रव का वाष्प दाब, यानी कि ये जो द्रव है इसका जो वाष्प है, इस वाष्प का दाब बढ़कर वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, जो वायुमंडल दाब है उसके बराबर हो जाता है, तो क्या होगा, तो द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। सिंपल सा मीनिंग था, यही था, और इसी को आपने इस रूप में समझा। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं बताओ, इस क्रिया को बोलते हैं क्वथन या फिर उबलना।
और जो भी इसका उबलने का जिस ताप पे उबला, जिस ताप पे उबलना शुरू हुआ, उस ताप को हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक। तो अब आप बताओ कि पानी जो होता है, पानी जो होता है वो कितना डिग्री पे उबलता है? 100 डिग्री सी पे उबलता है। अब यहाँ पे एक और आता है कि जो क्वथनांक होता है उस पर प्रभाव क्या क्या पड़ता है, मतलब किस किस वजहों से उस क्वथनांक पे प्रभाव पड़ सकता है। तो दो है मेन, दो तरीके से, दो कारणों से उस क्वथनांक पे प्रभाव पड़ सकता है। पहला क्या है? पहला ये है कि दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव कहने का मतलब ये समझते हैं कि जैसे ही हम पृथ्वी पे हैं, ठीक है, तो पृथ्वी पे हमारा दाब कितना लगता है? 1 एटीएम का। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मतलब इस पृथ्वी से वायुमंडल की ओर यानी ऊपर जाते हैं, तो हमारा जो वाष्प का दाब, जो वायुमंडल का दाब है वो क्या होता है? कम होते जाता है। ठीक है, हम नीचे धरती पे हैं तो दाब ज्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर हम जाते जा रहे हैं वैसे वैसे वायुमंडल का दाब घटते जा रहा है। तो आप बताओ कि जब हम ये जो वाटर है, इसी बर्तन को, इसी पानी को हम एक बार धरती पे गर्म किए तो उबला 100 डिग्री सी में, ठीक है, और दाब कितना है वायुमंडल का दाब? 1 एटीएम। अब क्या हुआ कि हम कुछ हाइट पे गए। हाइट कहने का मतलब कि सपोज हमने 1000 मीटर या फिर 1000 किलोमीटर, कुछ भी कह लो, या फिर 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर हाइट पे हम गए। तो 100 किलोमीटर हाइट पे, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं कि सपोज हम इतना हाइट पे चले गए, तो इतना हाइट पे जाने के बाद वायुमंडल दाब क्या होता है? और घट जाता है। तो जो 1 एटीएम था धरती पे, तो अब कितना होगा? अब हो जाएगा, सपोज मान लेते हैं कि 0.5 एटीएम का प्रेशर अब रहा उस जगह पे, कहां पे? जहां पे 100 किलोमीटर हम हाइट पे चढ़ चुके हैं। तो अब बताओ कि जो वाष्प दाब है वो तो बनेगा ही, तो क्या होगा? इसका क्वथनांक बढ़ेगा या घटेगा? क्वथनांक कहने का मतलब कि अब उस हाइट पे कितना डिग्री सेंटीग्रेड में ये पानी उबलना शुरू करेगा। तो आप बताओ कि ये उबलना जो है ये डिपेंड किस पे कर रहा था? वायुमंडल दाब पे। अगर ये 1 एटीएम का प्रेशर और कम रहता तो और जल्दी ये उबल जाता, इसका मतलब इसका टेम्परेचर और कम हो जाता। लेकिन 1 एटीएम का प्रेशर के कारण हमारा जितना प्रेशर ज्यादा लगेगा उतना ही जल के वाष्प को उठने में और देरी होगी, क्योंकि उसको और ज्यादा प्रेशर चाहिए होगा। ये जितना प्रेशर बढ़ेगा वायुमंडल का, उतना ही इस वाष्प का दाब बढ़ना चाहिए, तभी ये उबलना शुरू करेगा। तो चूंकि हम हाइट पे जा रहे हैं तो वायुमंडल का दाब तो घट गया, यानी कि अब जो है ये जो वायुमंडल है इस हाइट पर कितना प्रेशर लगा रहा है? नीचे पानी के तरफ में कितना लगा रहा है? 0.5 एटीएम। जब 0.5 एटीएम का प्रेशर लगा रहा है, इसका मतलब घट गया, तो अब इसको उबलने में और आसानी हो गया, क्योंकि अब इसको कितना के बराबर? इस वाष्प का दाब पहले 1 एटीएम का था, अब इस वाष्प का दाब कितना लाना होगा? 0.5 एटीएम। मतलब कि अब जो है इस वाष्प का दाब 0.5 एटीएम ही प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम अगर हाइट पे चढ़ेंगे तो हमारा जो क्वथनांक होगा, वो क्या होगा? बताओ, घटेगा, कम होगा। ठीक है, इसीलिए माउंट एवरेस्ट पे जब आदमी चढ़ता है तो वहां पे पानी का जो क्वथनांक होता है वहां पे कितना डिग्री होता है? 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये कहीं आप नोट कर लो। सो याद रहे अब कि जैसे जैसे हाइट पे चढ़ेंगे तो वायुमंडल दाब कम होगा, जब कम होगा तो वाष्प दाब भी हमारा कम लगेगा, इसका मतलब कि क्वथनांक भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो वायुमंडल दाब, हाइट पे गए, वायुमंडल दाब कम पड़ा तो क्वथनांक भी कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हाइट में इस पे हम गए तो हमारा क्वथनांक क्या हो गया? कम हो गया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि क्वथनांक पे जो प्रभाव पड़ता है वो एक और होता है जिसको हम क्या बोलेंगे? अशुद्धियों का प्रभाव। मतलब कि अगर उस पानी में, सपोज कि ये पानी में, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमने लिया था क्या? सिंपल सा पानी, ठीक है, और आपको पता है कि पानी में बहुत सारे क्या होते हैं? कण होते हैं। अब एक और उस वैसा ही बर्तन, उतना ही पानी लिए, और उसमें अब हम क्या कर रहे हैं कि नमक हम मिला दे रहे हैं। क्या मिला दे रहे हैं? नमक। तो इसमें क्या है? पानी प्लस नमक।
और इसमें सिर्फ क्या था, पानी। ठीक है। अब आप बताओ कि धरती पे अगर हम पानी को उबालते हैं यानी कि, तो वो कितना डिग्री सी पे उबल जाता है, पानी उबलना शुरू कब होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पर जब नमक डाल दिए उस पानी में, तो अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है टेम्परेचर, मतलब क्वथनांक का, अब क्या होगा, कम होगा क्वथनांक या ज्यादा होगा, आप सोच के बताओ। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि पहले तो सिर्फ पानी था, उसको गर्म करने में और उसको उबालने में हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ रहा था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। पर अब हमने नमक भी डाल दिया, तो नमक डालने के बाद अब जो हम टेम्परेचर देंगे, वो टेम्परेचर मुझे ज्यादा देना पड़ेगा उस पानी को उबालने के लिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब पानी को तो गर्म करना ही करना है, साथ में उस नमक को भी हम टेम्परेचर देंगे, तो वो टेम्परेचर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, मतलब कि शोषित करेगा। ठीक है, मतलब अपनी ओर वो खींचेगा ताप को, तो ये भी ताप को खींचेगा अपनी ओर, और ये भी ताप, इसके कण जो है इसके ताप को ग्रहण करेंगे। तो जो दोनों ताप अगर ग्रहण कर रहे हैं, तो उसको उबालने में हमें जो है वो ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे कंडीशन आएगा, तो यहाँ पे क्वथनांक हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि हमें इस वाले में उबालने में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये मतलब हुआ। तो कोई भी अशुद्धि डाल दो, या तो चीनी डाल दो, नमक डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो उस कंडीशन में हमारा क्वथनांक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है बताया ना मैंने, जैसे इसमें नमक को भी गर्म करना पड़ेगा और पानी को भी, दोनों को साथ में गर्म करके उसको उबालने में और ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। पर यहाँ सिर्फ पानी था, इसलिए इसमें कम टेम्परेचर लगा, यानी कि 100 पे ही ये उबलना शुरू हो गया। सो अब आप ध्यान से देखो, क्या पॉइंट याद करने के लिए था, ये था कि दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो क्वथनांक क्या होता है, घटता है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो क्वथनांक क्या होता है, घटता है। और दूसरा, जैसे जैसे हम अशुद्धियां डालते जाएंगे तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम क्वथनांक को पढ़ें। ठीक है, क्वथनांक पढ़ने के बाद अब हम कंपेयर करने वाले हैं कि क्वथनांक और वाष्पन, वाष्पन हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो वो जो वाष्पन है और जो क्वथनांक है, इस दोनों में अंतर क्या होता है, कुछ तो डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए पहले ये आप नोट कर लो, फिर मैं वो बताता हूँ। तो अब हम देखने वाले हैं क्या, अब हम देखने वाले हैं कि वाष्पन और क्वथन में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। वाष्पन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वाष्पन क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में जाना था, और इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, क्वथन। तो अब हम दोनों को कंपैरिजन करते हैं कि दोनों तो ताप पर निर्भर करता है, आखिर डिफरेंस क्या है दोनों में, वो डिफरेंस हम देखने वाले हैं। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, तो ये आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा और देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो क्या है, वाष्पन क्या कहता है कि यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती रहती है। कहने का मतलब क्या हुआ, सभी तापों का मतलब कि अगर आप पानी में, फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्या लिया, पानी लिया, और उस पानी में आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, आप टेम्परेचर दे रहे हैं। सो टेम्परेचर दे रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि सपोज अगर हम 100 डिग्री टेम्परेचर देंगे तो वो भी भाप जल्दी बन जाएगा, और अगर हम 50 डिग्री से ही सिर्फ टेम्परेचर दें उस पानी को, तो भी भाप बनेगा, पर थोड़ा धीरे बनेगा, क्योंकि गर्म होने में उसको टाइम लगेगा। तो अगर हम वहां पे 30 डिग्री टेम्परेचर दें तो भी होगा, लेकिन बहुत धीरे होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये जो वाष्पन है, ये वाष्पन सभी तापों पर निर्भर करता है। ऐसा आपको दिख रहा है क्या कि वाष्प तभी बनेगा जब 100 डिग्री होगा? क्यों? अगर हम 90 डिग्री पे गर्म कर दें तो वाष्प नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। वाष्प जो है वो 100, 90, 95, 85, 80, 70 किसी भी टेम्परेचर पे वाष्प बन जाएगा। ईथर है तो ईथर 34 डिग्री सी पे टेम्परेचर वो जो है वो बनना शुरू करता है, तो वो भी उससे कम टेम्परेचर में जो है वो वाष्प में बनना शुरू कर सकता है। इसका मतलब कि वाष्पन जो होता है वह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। स्वतः स्वतः मैंने नहीं बताया, स्वतः आप देख लो, मतलब एक बार जो हो गया ना, तो आपको फिर वो कुछ नहीं करना है, वो अपने आप वाष्प में बनते जाएगा। बस आप टेम्परेचर सेट कर दो कि 50 डिग्री का आपने टेम्परेचर दिया, तो वो वाष्प में बनना शुरू कर देगा, स्वतः प्रक्रिया होगा। ठीक है, पर उबालने के लिए यानी कि क्वथन में हमें टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा, हमें खुद से देना पड़ेगा, वो स्वतः नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वाष्पन में हुआ कि सभी तापों पर वाष्पन होता है, और ये कौन सा प्रक्रिया होता है, स्वतः होता है ये प्रक्रिया। ठीक है,
क्वथन में क्या कहता है, इसका जस्ट विपरीत कि यह एक निश्चित ताप पर ही होता है। तो आप बताओ ना कि पानी जो होता है वो कितना डिग्री पे उबलता है। उबलने का मतलब कि हुआ क्वथन। तो क्वथन कहने का मतलब कि पानी का जो क्वथनांक होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो कितना होता है, 100 डिग्री सी। 100 डिग्री सी पे ही ये उबलना शुरू करेगा। तो ये टेम्परेचर फिक्स है, ये निश्चित ताप है, ठीक है। तो ये हो गया, ये दोनों में डिफरेंस है। और ये जो होता है ये ऑल टेम्परेचर पे हम वाष्पन बना सकते हैं, वाष्प कर सकते हैं, या तो 85 हो या 90 हो या 95 हो, कुछ भी टेम्परेचर रखेंगे तो भी ये वाष्प बनेगा, ठीक है। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, दूसरा जो हमारा ये पॉइंट है, ये क्या कहता है कि यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होता है, द्रव के भीतरी भागों में नहीं। मतलब कि अगर ये वाटर भरा हुआ है तो ये जो वाष्पन होता है, तो क्या ये अंदर से भाप निकलता है क्या, अंदर से वाष्प होता है क्या, निकलता है क्या, नहीं। ये जो वाष्प है ये ऊपरी सतह पे से निकलता है वाष्प, ठीक है। ऊपरी सतह पे से वाष्प निकलता है। ये वाष्प कैसे निकलता है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। ये गर्म होगा, उसके कण जो है वो ऊर्जा ग्रहण करेंगे, जो भी हम ताप देंगे वो ऊर्जा ग्रहण करने के बाद जो आकर्षण बल है कणों के बीच में वो कमजोर हो जाएगा। फिर उस आकर्षण बल को वो तोड़ के और वो जो कण है वो ऊपर की ओर चला जाएगा, और ऊपर के बाद वो सीधा किस में आ जाएगा, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो वाष्पन होता है, वाष्पन में ऊपर की सतह से ही हमारा क्या निकलता है, वाष्प निकलता है। पर उसके जस्ट विपरीत क्वथन में क्या होता है कि यह संपूर्ण द्रव में होता है। किस में होता है, संपूर्ण द्रव। कहने का मतलब कि जब उबलना शुरू हुआ 100 डिग्री टेम्परेचर पे, यानी कि ये जो वाटर है इसमें अगर हम उबाल रहे हैं, तो ये जो उबलना शुरू होता है कितना टेम्परेचर में, मान लिए यानी कि 100 डिग्री सी पे पानी जो है वो उबलता है, ये आपको पता है। तो जो 100 डिग्री सी पे उबलना शुरू होता है, बुलबुले जो उठते हैं वो पूरे के पूरे द्रव में उठते हैं, ठीक है। जब पूरा पानी गर्म हो जाता है तो सारे एरिया में, सारे जगह में, अंदर से लेके ऊपर की सतह तक सब जगह उबलता है, ठीक है। तो क्वथन में क्या हुआ कि यह संपूर्ण द्रव में होता है, जिसमें द्रव के भीतरी भागों से बुलबुले निकलने लगते हैं। ऊपर तो सतह पे निकलते ही निकलते हैं, पर साथ ही साथ अंदर के सतह यानी कि अंदर के भाग में भी बुलबुले निकलते हैं, यानी कि उबलना शुरू होता है। सो क्वथन में ये डिफरेंस हुआ। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट है कि इसमें ठंडक उत्पन्न होती है। अब आपको मैंने पिछले वाले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन भी होमवर्क करने के लिए दिया था, 2 क्वेश्चन। उसमें मैंने पूछा था कि वाष्पन क्रिया जब होती है तो हमें ठंडक क्यों महसूस होता है। जैसे कि अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं, ये है पानी, ठीक है। तो पानी में गर्म जब करेंगे तो वाष्पन जो होता है ना, वाष्पन की क्रिया से जो ये वाष्प ऊपर के कण से जो कण है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होते हैं, तो वो ठंडा क्यों महसूस होता है। ये यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी दिया था और यहाँ पे उसका ये पॉइंट भी है कि इसमें ठंडक उत्पन्न होती है। तो मैं बताता हूँ क्यों होता है। जैसे कि वाटर है, तो वाटर में से जो वाष्प निकलता है, तो ये बताइए कि वाष्प कब निकलता है। वाष्प कब निकलता है, वाष्प तभी निकलता है जब वो बहुत ज्यादा ऊर्जा ग्रहण कर लिया। अब वो जो आकर्षण बल है कणों के बीच का, उसको तोड़ेगा और तोड़ के कहाँ जाएगा, हवा में। यानी कि उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा ग्रहित है, ठीक है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा एकत्रित हो रखा है। तो ये जो ऊर्जा को लेके हवा में जाएगा, तो उस वाटर का टेम्परेचर घटेगा कि नहीं घटेगा। फिर से आप समझो कि जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा वो टेम्परेचर कणों के अंदर में जमा हो गया है। तो अब वो आकर्षण बल को तोड़ेगा, और आकर्षण बल को तोड़ने के बाद वो गैस के रूप में परिवर्तित होगा। सो गैस के रूप में परिवर्तित होने का मतलब ये हुआ कि वो साथ में अपना जो हाई लेवल का ऊर्जा यहाँ से लेके जो 100 डिग्री टेम्परेचर दे रहे थे, वहां से लेके वो जब हवा में गया, इसका मतलब कि वो ऊर्जा लेके गया, यानी कि टेम्परेचर को लेके गया। जब टेम्परेचर को लेके गया तो अब जो है वो वाटर वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। फिर से वो गर्म करते रह रहे हैं तो फिर वो कण गर्म हो जाएगा, वो फिर गर्म कण जो पानी है वो वाष्प में परिवर्तित होगा। इसका मतलब कि जब जब वाष्प होगा, जब जब वाष्पीकरण होगा, जब जब वाष्प में परिवर्तित होगा द्रव से वाष्प में, तब तक उसका वाटर का जो है वो थोड़ी देर के लिए उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वाष्पीकरण की क्रिया अगर कंटिन्यू चल रहा है तो ठंडा हम महसूस करेंगे ही करेंगे। क्यों, क्योंकि वो अपने साथ वाष्पन में अपने साथ वो ऊर्जा भी ले जा रही है। तो जब भी हमारे शरीर से अगर कोई ऊर्जा
10 डिग्री से अगर निकाल दे तो हमें ठंडक तो महसूस होगा। तो वही कारण है, इसीलिए गर्मी के दिनों में हम देखते हैं क्या है कि जो डॉग्स होते हैं उनके वो जब बैठते हैं कहीं पे या फिर हमेशा जब कहीं चलते हैं तो जीभ निकाल के चलते हैं। जीभ निकालने का मतलब ये हुआ कि वाष्पीकरण हुआ, धूप में या गर्मी के दिनों में उनके जीभ से वाष्पीकरण होके वो उनका जो जीभ पे जो द्रव जमा है वो वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, जिसके कारण वो ऊर्जा को भी लेके जा रहा है वाष्प के रूप में। तो वो उसका जो जीभ है वो थोड़ा ठंडक महसूस करता है, जिससे डॉग्स को बहुत अच्छा फील होता है। तो ये कुछ रीजन था। तो इसमें ठंडक क्यों महसूस होता है? क्योंकि वाष्प के रूप में वो जो ऊर्जा था वो अपने साथ ऊपर ले गई, तो ये जो द्रव है वो कुछ ठंडा हो गया क्योंकि ये ऊर्जा ऊपर की ओर चली गई, इसलिए वहां पे हमें क्या महसूस होता है? ठंडक महसूस होता है। इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होती। क्यों उत्पन्न होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सिर्फ उबल रहा है। वाष्पन की तो इसने बात ही नहीं की। वाष्पन की बात जब करता तब ठंडक महसूस होता है, बट सिर्फ क्वथन कहने का मतलब बॉइलिंग, सिर्फ बॉयल हो रहा है। तो बॉयल अगर कोई वाटर होगा तो आप खुद उंगली डाल के देख लेना ना, वैसे करना नहीं, ठीक है? तो जो उंगली डालोगे आप तो आपको क्या होगा? बहुत गर्म महसूस होगा, ठीक है? तो जो क्वथन है इसमें ठंडक महसूस नहीं होता है, ठीक है, पर इसमें ठंडक महसूस होता है। मैं एक बार फिर से कह देता हूं, क्या हुआ पहला पॉइंट कि यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जिसमें सभी तापों पर होते रहती है। सभी तापों कहने का मतलब कि ये वाष्प 90 पे भी बनेगा, 95 में भी बनेगा, 50 पे भी बनेगा, 100 पे भी बनेगा, यानी सभी तापों पर ये वाष्प बन सकता है। बस फर्क इतना पड़ेगा कि 100 पे बहुत जल्दी वाष्प बनेगा, 90 पे थोड़ा देर से वाष्प बनेगा क्योंकि गर्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? दूसरा यहाँ पे क्या, यहाँ पे पहला इसमें क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में ये था कि निश्चित ताप पे होता है, यानी कि पानी जो है वो 100 डिग्री सी पे ही उबलेगा। तो ये कुछ हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था कि यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पे होता है। वाष्पन जो क्रिया होता है वो सबसे ऊपर का जो सतह होता है वहीं से वो वाष्प में परिवर्तित होता है। पर बॉइलिंग में क्या होता है? इसमें अंदर से भी बॉइलिंग होता है, यानी कि क्वथन होता है। और तीसरा लास्ट पॉइंट क्या था कि इसमें ठंडक उत्पन्न होती है। इसमें ठंडक उत्पन्न होती है क्योंकि ये अपने साथ ऊर्जा को भी लेके जाता है, जिससे वो जो पानी है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, उसके कारण ये ठंडक महसूस होता है। और पर इसमें कोई वाष्प की क्रिया की बात नहीं होती, इसका मतलब इसमें ठंडक महसूस नहीं होगा। तो ये कुछ हमारा लेक्चर रहा जिसमें हमने क्या पढ़ा? क्वथन के बारे में पढ़ा और वाष्पन और क्वथन को हमने कंपेयर किया। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से देखो, अगर नहीं समझ में आता तो फिर से रिवाइंड करके देखो, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने बताया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।